नमस्कार। श्री यूपी आर्ट्स, श्रीमती एम जी पंचाल साइंस एंड श्री वी एल शाह कॉमर्स कॉलेज पिलवाई। आज हम BSM 3 में पेपर CC 305 हिंदी पेपर का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सामान्य प्रवृत्तियों का परिचय देखने वाले हैं। और उसकी अब शुरुआत करते हैं। इतिहास का संबंध मानव सभ्यता एवं संस्कृति के उत्कर्ष, अपकर्ष तथा राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन से होता है। पर साहित्य का संबंध तत्कालीन जनता की चित्तवृत्तियों से होता है। साहित्य के इतिहास में हम किस काल के रचनाकारों तथा उसकी कृतियों का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। इतिहास समुद्र के समान विशाल है। उसके उदर में ज्ञान विज्ञान के अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। अतः दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा साहित्य के इतिहास लेखकों को अतीत की घटनाओं, परिस्थितियों तथा विभिन्न संस्कृतियों के अध्ययन और अनुशीलन के लिए इतिहास के पन्नों को उलटना पलटना पड़ेगा। स्पष्ट है कि इतिहास तथा साहित्य के इतिहास में कहीं न कहीं गहरा संबंध है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को आदि से अंत तक इन्हीं की चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास का संबंध रचनाकारों तथा उनकी कृतियों से होता है। रचनाओं के अध्ययन से ही साहित्य का इतिहास लेखक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। साहित्य के इतिहास की व्याख्या के लिए विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न प्रयास होते रहे हैं, जो हमें किसी निश्चित स्पष्ट एवं समन्वित निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाते। किंतु फिर भी इनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि आज साहित्य का अध्ययन विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित रहकर नहीं किया जा सकता। उनकी विषयगत प्रवृत्तियों और शैलीगत प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए उससे संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियां, युगीन चेतना एवं साहित्य की वैयक्तिक प्रवृत्तियों का विवेचन और विश्लेषण आवश्यक है।
अतः कहा जा सकता है कि पूर्वोक्त सिद्धांत साहित्य की विकास प्रक्रिया के विभिन्न अंगों और तत्वों के सूचक हैं। साहित्य का इतिहास और साहित्यालोचन सामान्यतः साहित्य के इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का तथा साहित्यालोचन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है तथा इस दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के पूरक और सहयोगी सिद्ध होते हैं। किंतु फिर भी हमें इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि दोनों मूलतः एक ही हैं। इतिहास का लक्ष्य सदा अतीत की व्याख्या करते हुए विवेच्य वस्तु के विकास क्रम को स्पष्ट करने का होता है, जबकि आलोचना का लक्ष्य वस्तु के गुण दोष का अन्वेषण करते हुए उसका मूल्य निर्धारित करना होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि साहित्य का इतिहास या इतिहासकार जहां अतीत के सर्जन कार्य को विभिन्न धाराओं के रूप में ग्रहण करते हुए युग विशेष के संदर्भ में उनका विश्लेषण करता है, वहाँ आलोचक इन्हें स्थापित मूल्यों के आधार पर या नए मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न कृतियों के मूल्यपरक तत्वों का उद्घाटन करता है। आज साहित्य के इतिहास और साहित्यालोचन की सीमाएं मिलजुल सी गई हैं, जिसके अनेक कारण हैं। एक तो साहित्य के क्षेत्र में इतिहासकार और आलोचक का कार्य कई बार एक ही व्यक्ति द्वारा
संपन्न होता रहता है। इतना ही नहीं, अनेक बार इतिहास या ऐतिहासिक विवेचना की अपेक्षा आलोचनात्मक अनुशीलन अधिक रहता है और आलोचनात्मक पुस्तकों में मूल्यांकन की अपेक्षा ऐतिहासिक व्याख्या अधिक उपलब्ध होती है। साहित्य लेखन के मूल स्रोत। साहित्य इतिहास लेखन में हमें जिन स्रोतों से सहायता प्राप्त होती है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्रकाशित अथवा अप्रकाशित कृतियाँ। प्राचीन काल की अनेक कृतियों की पांडुलिपियाँ अभी तक संग्रहालयों में पड़ी हुई हैं। अतः अप्रकाशित कृतियों में पड़ी सामग्री की प्राप्ति कठिन है। अगर ये शीघ्र प्रकाशित हो जाती हैं तो इनसे साहित्य के इतिहास लेखन में मदद मिलती है। नंबर 2, कवि, लेखक तथा उनकी रचनाओं का परिचय देने वाली कृतियाँ 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच अनेक धार्मिक एवं साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। ये रचनाएं प्राचीन एवं मध्यकालीन कवियों तथा काव्यों से संबंधित हैं। अनेक तथ्यों पर प्रकाश भी डालती है। इन कृतियों के नाम है 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाला, गुरु ग्रंथ साहब, भक्त नामावली, कविमाला, कालिदास हजारा, सतकवि गीरा विलास, कवि नामावली, राग कल्पद्रुम आदि। इनसे साहित्य के इतिहास लेखक को विशेष सहायता मिलती है। नंबर 3, शोध ग्रंथ। जब से
विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी शोध का कार्य आरंभ हुआ है, तब से अनेक शोध प्रबंध प्राचीन विषयों पर प्रकाशित हुए हैं। उन शोध प्रबंधों से साहित्य के इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं। चौथी, ऐतिहासिक सामग्री। इसके अंतर्गत शिलालेखों, वंशावलियों तथा प्रमाणित उल्लेखों को या उल्लेखों की गणना होती है। शिलालेखों से साहित्य के इतिहास लेखक को प्राचीन इतिहास का पता चलता है। चंदेल राजा परमाल के समय के जैन शिलालेख तथा आबू पर्वत के राजा तेज और शलख के शिलालेख द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों का एक साहित्य इतिहास लेखक को पता चलता है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक स्थान भी साहित्य के इतिहास लेखकों की सामग्री उपलब्ध कराते हैं। पाँच, युगीन परिवेश पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। एक साहित्य के इतिहास लेखक को किसी युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अध्ययन से सीमांकन और नामकरण में आसानी होती है। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का बोध करने वाले अनेक इतिहास या ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनसे इतिहास लेखन में सहायता ली जा सकती है। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का प्रारंभ एक फ्रेंच भाषा के साहित्य के इतिहासकार द्वारा हुआ। उनका नाम है गासो द तासी। गासो द तासी। उन्होंने अपनी भाषा में
उन्होंने अपनी भाषा में अस्तवार द ला लितिएत्योर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से एक ग्रंथ की रचना की। इस किताब में या इस पुस्तक में 72 हिंदी कवियों का परिचय दिया गया है। गारसा द तोसी को ही हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखक परंपरा का जनक और प्रवर्तक माना जाता है। सन 1878 में शिवसिंह सेंगर ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास रचा, जिसे शिवसिंह सरोज के नाम से अभिहित किया जाता है। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों तथा उनकी रचनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1886 में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इसकी रचना ग्रियर्सन द्वारा हुई। इसमें 652 कवियों का परिचय तथा उनकी कृतियों का वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण किया गया है। यह ग्रंथ नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण हुआ। उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हैं, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है तथा दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त होता है, जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आचार्य शुक्ल ने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के सौ वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त किया है। इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल जी की सबसे बड़ी विशेषता है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग 1 शताब्दी बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। आचार्य द्विवेदी के साथ ही इस क्षेत्र में अवतरित होने वाले एक अन्य विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में डॉक्टर वर्मा ने वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त
उससे पूर्व एक संधि काल और जोड़ दिया गया है। इधर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा भी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हो रही है। इसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 भाषाओं में प्रस्तुत किया जाएगा। विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य भी उल्लेखनीय है। इसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त भी अनेक शोध प्रबंध और समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं, जो हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उसके किसी एक पक्ष, अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करते हैं। इस प्रकार गारसा द तोसी के से लेकर अब तक की परंपरा के संक्षिप्त सर्वेक्षण से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 1 शताब्दी की ही अवधि में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक दृष्टियों, रूपों और पद्धतियों का आकलन और समन्वय करता हुआ संतोषजनक प्रगति कर गया है। इतना ही नहीं, हमारे लेखकों ने न केवल विश्व इतिहास दर्शन के बहुमान्य सिद्धांतों और प्रयोगों को अंगीकृत किया है, अपितु उन्होंने ऐसे नए सिद्धांत भी प्रस्तुत किए हैं जिसका सम्यक मूल्यांकन होने पर अन्य भाषाओं के इतिहासकार भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। अस्तु।